हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पॉलिनेशन तक का पार्ट, जिसमें हमने पॉलिनेशन एंड काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से, और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो टाइप के मेनली पॉलिनेशन होता है। वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही फ्लावर का जो एंथर है और स्टिग्मा है, उनके बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, यानी उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि या तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक एजेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर पोलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें हमें, तो उनको ही हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। तो मेनली तीन एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। पहला एजेंट होता है विंड, यानी हवा के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, दूसरा होता है वाटर, यानी पानी के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो सकता है। और तीसरा होता है हमारा एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। बिना एनिमल्स में इंसेक्ट भी आते हैं। तो जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और जो वाटर के थ्रू होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, और जो एनिमल्स के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं एंटमोफिली। तो आपको एनिमोफिली सुनने में लगेगा कि एनिमल से हो रहा है, बट नहीं, एनिमोफिली का मतलब है विंड से होना। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जिस टाइप के एजेंट्स का यूज़ होता है वो है एनिमल्स। उसके बाद विंड से यानी एनिमोफिली देखने को मिलती है, और सबसे कम देखने को मिलती है वाटर के थ्रू यानी हाइड्रोफिली के थ्रू। कैसे पॉलिनेशन होता है, तो विंड जो है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशंस। एबायोटिक सोर्स के थ्रू या एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो वाटर की जगह विंड ज़्यादा पॉपुलर है इसमें, या मोर कॉमन है। हवा के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है वो है एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाता है, यानी कि मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक जाता है थ्रू विंड। जो भी प्लांट्स विंड पॉलिनेशन करते हैं, यानी विंड के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमेशा लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, यानी कि और नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होने चाहिए और लाइट होने चाहिए। ठीक है, तो उनके पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि वो आसानी से विंड करंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकें। एक और बात है कि जो उनके स्टेमेंस होते हैं, यानी कि जो उनका एंथर होता है, वो वेल एक्सपोज होता है, ताकि आसानी से एयर के करंट में उनके जो पोलन्स हैं वो उड़ सकें, यानी अवेलेबल हो सकें। इसके बाद देखा गया ज़्यादातर कि जो स्टिग्मा होते हैं ऐसे प्लांट्स के जो कि विंड पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं, ये लार्ज होते हैं और कई बार ये फेदरी भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमेंस। तो वेल एक्सपोज स्टेमेंस को यहाँ पे शो किया गया है, और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस को भी यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स हल्के और नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टेमेंस वेल एक्सपोज होने चाहिए, और स्टिग्मा भी थोड़े बड़े होने चाहिए, और ज़्यादातर फेदरी भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर की, यानी हाइड्रोफिली की। तो हाइड्रोफिली बहुत रेयर होता है, और ऐसा देखा गया है कि बस 30 जेनेरा में ये देखने को मिलता है। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में से जो 30 जेनेरा हैं उनमें ही ये देखने को मिलता है, और मोस्टली वो मोनोकॉट्स होते हैं। तो अब वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया कम ही होता है ये, बट होता है तो कैसे होता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। जैसे वेलिसिनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, सी ग्रास है, जॉस्टेरा है। तो एक क्वेश्चन ही उठता है कि जितने भी वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, वाटर में मिलने वाले प्लांट्स हैं, क्या सभी में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है? तो ऐसा नहीं है। वो भी जो प्लांट्स होते हैं, वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो भी विंड या एनिमल के थ्रू ही पॉलिनेशन करा लेते हैं। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है वेलिसिनेरिया का। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो वाटर से पॉलिनेशन किस तरीके से होता है ये बात करते हैं। जैसे वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला और सी ग्रास जैसे कि जॉस्टेरा, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर से पॉलिनेशन कराते हैं। तो होता कैसे, देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वेलिसिनेरिया के बारे में।
तो यहाँ पे वेलिसिनेरिया जो है क्या होता है कि जो उसका फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे वेलिसिनेरिया ग्रो करता है, तो इसका जो फीमेल पार्ट होता है यानी जो स्टिग्मा होता है वो इस तरीके से सरफेस पे आ जाता है पानी के, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं वाटर के सरफेस पे। तो फॉर एग्जांपल ये कोई मेल प्लांट है वेलिसिनेरिया का, और इस मेल पार्ट से क्या होगा, यानी इस मेल प्लांट से क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये वाटर करंट पे आ जाएंगे, यानी वाटर के सरफेस पे अपने पोलन ग्रेन को छोड़ देते हैं। फिर वाटर के करंट्स के थ्रू ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एंटर मतलब ये आ जाते हैं कांटेक्ट में फीमेल पार्ट के। तो ये होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है, यानी जो फीमेल प्लांट होता है उसकी एक लंबी सी स्टॉक होती है जिसकी हेल्प से वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है, और जो मेल प्लांट होता है वो भी अपने पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाल देता है। तो वाटर के सरफेस पे वो पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं और वो वाटर की हेल्प से ही फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन इसमें होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बता रखा है सी ग्रासेस का, कि सी ग्रासेस में किस तरीके से वाटर में पॉलिनेशन होता है। सी ग्रासेस के जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो वाटर में ही अंदर डूबे रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं, और पोलन ग्रेन्स को भी वाटर में अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है, और पोलन ग्रेन्स फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके पानी के थ्रू फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स की खास बात होती है कि ये लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक इस तरीके की कोटिंग होती है कि ताकि पानी में ये गले ना, इस तरीके का इसमें सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये गीले ना हो, खराब ना हो, इसलिए इनके ऊपर एक म्यूसेलेजिनस कवरिंग भी होती है। सो दिस इज हाउ हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें डायग्राम की हेल्प से भी शो किया हुआ है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, कि वाटर करंट्स के थ्रू ये जो मतलब स्टिग्मा है इस तक के पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो एनिमल से होने वाले पॉलिनेशन है किस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे इसमें कहा भी गया है कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनिमल से ही पॉलिनेशन होता है, जैसे कि बीज यानी मक्खियों के थ्रू, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो बैट्स के थ्रू भी हो सकता है। अब होता किस तरीके से पॉलिनेशन, ऐसा देखा गया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिनसे कि पॉलिनेशन इनका किसी एनिमल के थ्रू होता है, तो ये इनके फ्लावर्स बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, और इनमें से खुशबू आ रही होती है, और नेक्टर भी होता है यानी मीठा कुछ सब्सटेंस भी होता है, जिसके लालच में जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट, बी वगैरह यहाँ तक आते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर मान लीजिए कि बड़ा नहीं है, छोटा है, तो बहुत सारे फ्लावर एक साथ आकर एक क्लस्टर बना देते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गेंदे का फूल होता है, तो वो गेंदे का फूल नहीं होता है, एक गुलदस्ता होता है, यानी इनफ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर का ग्रुप होता है पूरा। तो जब फ्लावर छोटे होते हैं तो बहुत सारे फ्लावर मिलकर एक पूरा बंच बना लेते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो आप ये इतने सुंदर सुंदर फूल देखते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट को या किसी भी बटरफ्लाई वगैरह को, उन सब लोगों को ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो उनके लिए क्या कर सके, पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सके। ठीक है, इनमें खुशबू होती है, और ये एनिमल्स को कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हैं। जैसे कुछ फ्लावर एक सेफ स्पेस देते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स या फिर बर्ड्स वगैरह वहाँ पे अपने एग ले करते हैं। जो छोटी बर्ड्स होती हैं या छोटी वास्प वगैरह होती हैं यानी मक्खियाँ होते हैं, वो अपने एग वहाँ पे ले कर देती हैं, वो सेफ रहते हैं वहाँ पे, और उसके बदले में वहाँ पे वो पॉलिनेशन करवाती हैं उस प्लांट का। इस तरीके से होता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस टेक्स प्लेस। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइस का। जैसे कि मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया था, तो ज़्यादातर प्लांट्स ये सोचते हैं कि उनका जो पॉलिनेशन हो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आए, यानी जो नए प्लांट्स बने उनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है कि जब प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना होता है तो वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप कर लेते हैं, यानी वो कुछ ऐसे अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं जिससे कि
क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन अगर लगातार होता रहता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग मतलब जब आप सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही एक ब्रीड करते रहोगे, सेम तरीके के प्लांट्स, या फिर आप ये कह सकते हो सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन होता रहेगा या फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। उस चीज़ से ख़त्म करने के लिए, उसको क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस का जो एग्जाम्पल है, पहला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि प्लांट्स इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं कि अपना पोलन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर सेम प्लांट का पोलन किसी भी तरीके से इसके स्टिग्मा पर गिर जाता है तो क्या होगा कि ये पोलन जर्मिनेट ही नहीं होगा, पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिर भी जाएगा अपना तो वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो एक तरीका तो ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। दूसरा होता है फ्लावर है, उसमें एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, इसमें ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा इधर है तो क्या होता है, एंथर इस तरीके से लगे हुए होते हैं, यानी स्टेमन इस तरीके से होता है कि उनका फेस जो है बाहर की तरफ होगा। इस वजह से जब वो डाइसेंस होंगे, जब वो खुलेंगे और पोलन ग्रेन निकलेंगे तो पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आएंगे या दूसरी तरफ आएंगे और स्टिग्मा की तरफ नहीं आएंगे। तो इससे भी क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। तीसरा तरीका ये भी होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑल्सो एन आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, यानी अपने अंदर ऐसे बदलाव करते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनने लग जाते हैं। मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। इनफैक्ट कुछ प्लांट्स में तो मेल और फीमेल प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, देखो इसमें लिखा भी है, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल। इसको डायोसी कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बचता है। इससे तो ना तो ऑटोगैमी ही होगा ना ही गेटनोगैमी होगा, ना तो सेम, अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर हैं तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा, बट गेटनोगैमी तो हो सकता है ना। बट ये अगर अलग अलग प्लांट्स में मेल और फीमेल होगा तो फिर गेटनोगैमी भी नहीं होगा, फिर प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ डिवाइसेस बताए। और एक और तरीका होता है इसमें कि जैसे एंथर जिस टाइम डाइसेंस होगा, एंथर खुलेगा, पोलन ग्रेन्स उससे बाहर निकलेंगे, उस टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं होती, मतलब स्टिग्मा तैयार नहीं होता पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए, और जिस टाइम वो तैयार होता है उस टाइम पोलन ग्रेन्स नहीं आते। तो ये क्या करते हैं, अनसिंक्रोनाइज्ड कर देते हैं, किस किस को, एंथर के डाइसेंस को और इसकी रिसेप्टिविटी को स्टिग्मा के, यानी इनसिंक्रोनाइजेशन या अनसिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब अब हमने पोलन का ट्रांसफर पढ़ लिया तो अब हम देखेंगे कि पोलन जब पिस्टल तक जाएगा यानी फीमेल पार्ट तक जाएगा तब क्या होगा। तो सीधे डायग्राम की हेल्प से इनको समझते हैं। होता ये है, देखो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, पिस्टल है, ये फीमेल पार्ट है, पिस्टल है, जिसमें हमें पता है एक प्लेटफॉर्म होता है ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। फिर एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ये वाली ट्यूब को स्टाइल बोलते हैं, और जो नीचे वाला स्वेलन पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक है वो होता है, जिसके अंदर एग सेल होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो होता ये कि जब भी कोई भी पोलन स्टिग्मा पे आके गिरता है तो ऐसा नहीं होता कि वो एकदम पोलन ट्यूब बना लेता है। पहले स्टिग्मा और उसका क्या होता है, उनके बीच में एक रिएक्शन होता है जिसको कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बोलते हैं। स्टिग्मा चेक करता है कि ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। तो अगर रॉन्ग पोलन होता है यानी इनकम्पैटिबल पोलन होता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता पोलन ट्यूब बनाने के लिए। बट अगर राइट टाइप का पोलन होगा, कंपैटिबल पोलन होगा, तो फिर पोस्ट जो पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि अगर राइट पोलन होगा, कंपैटिबल पोलन होगा, तभी वो पोलन ट्यूब बना पाएगा। तो जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो कि बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं बट हर किसी ने पोलन ट्यूब नहीं बनाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम मान लेते हैं कि सही पोलन ग्रेन आ गया
और अब उसने क्या किया, उसने जो स्टिग्मा के ऊपर एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जिसमें मेनली ग्लूकोज होता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल होता है, जिसे मैंने आपको बता ही रखा है कि 2 सेल्स होते हैं, ऊपर वाला वेजिटेटिव होता है और नीचे वाला जनरेटिव होता है। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है पोलन ग्रेन का, जैसे ही अब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिरा, अगर वो कंपैटिबल है तो उसका वेजिटेटिव सेल ग्रो करेगा और उससे पोलन ट्यूब बन जाएगी। और पोलन ट्यूब के अंदर ये जो अब जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल बदल जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा ये पोलन ट्यूब है इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स आ जाएंगे। अब अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब पोलन ट्यूब बनेगी तो जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। 60% प्लांट में तो ऐसा ही होता है। 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में बदल चुका होता है, और जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो फिर पोलन ट्यूब में वो मेल गैमेट्स ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा, ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करेगी और जो 2 मेल गैमेट्स हैं इस ट्यूब से ट्रैवल करते हुए माइक्रोपाइलर एंड से कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल गैमेट तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करेगी वैसे वैसे ये दोनों मेल गैमेट्स कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एम्ब्रियो सेक तक पहुँच जाएंगे। अब एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने के बाद क्या होगा, अब आगे का इवेंट समझते हैं। तो अब जैसे अब इसका नीचे वाला पार्ट दिखा रखा है, माइक्रोपाइलर एंड दिखा रखा है, तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर लिया होगा तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता होगी कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती है और बीचों बीच एग सेल प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, मेल गैमेट को लेकर आती है, तो वो एंटर करती है थ्रू अ सिनर्जिड। वो एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड के थ्रू एंटर कर रही है। और सिनर्जिड में भी आपको पता होना चाहिए कि फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है, फिलीफॉर्म अपरेटस दिखा रखा है। तो ये ऐसे फिलीफॉर्म अपरेटस भी होते हैं, ये हेल्प करते हैं जो पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स आए हैं, तो ये मेल गैमेट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और ये सिनर्जिड हेल्प करता है मेल गैमेट को आगे पहुँचाने में। फिर ये मेल गैमेट सिनर्जिड से होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं, इस वाली सिनर्जिड में एंटर करते हैं, जिसमें कि एक जो मेल गैमेट है वो तो इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा और जो एक और मेल गैमेट है वो ये जो सेंट्रल सेल है इसके साथ फ्यूज़ करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगले डायग्राम में कि एक मेल गैमेट तो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल तक पहुँच रहा है, ये वाला, ठीक है। और अब ये भी फ्यूज़ कर जाएगा आने वाले टाइम में इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल सेल के साथ, वो हम आगे अब इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें यही सब चीज़ें थी, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इसके बाद अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं, हम पहले फर्टिलाइजेशन से पहले वो टर्म समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। देखिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो जब हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन कराएं, हम जो पोलन चाहें या जो वैरायटी चाहें उनको हम हाइब्रिडाइज करवा दें। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक होती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन का यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन। जैसे कोई भी एक फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, या कोई भी एक प्लांट है, हम चाहते हैं कि हम एक नई वेराइटी बनाएं, तो हम क्या करेंगे कि किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन लेंगे और उसके स्टिग्मा पर डालेंगे, उनका पॉलिनेशन कराएंगे और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसी को बोलते हैं, जिसमें कि हम डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं और जो अनवांटेड पोलन्स हैं उनको दूर रखते हैं, यानी कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है, एक होता है ईमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। क्या किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि कोई एक प्लांट है, उसका ये फ्लावर है, हम चाहते हैं कि ये जो अब इस प्लांट से जो नए प्लांट्स बने वो कुछ डिफरेंट होने चाहिए, तो हम इसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं। तो हम किसी और प्लांट जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बहुत पसंद है उस प्लांट से हम पोलन लेकर आएंगे, ये हमारे डिज़ायर्ड पोलन होंगे। इन डिज़ायर्ड पोलन को लेंगे और इससे हम पोलिनेशन कराएंगे। बट इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एग्जिस्टिंग फ्लावर है
इसके एंथर को काट देंगे पहले, एंथर को कट कर देंगे पहले, ताकि ये फ्लावर है इसके एंथर से पोलन ग्रेन ना गिरे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पहला प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम कहते हैं ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन, ईमैस्कुलेशन, ई मतलब कि विदाउट और मैस्कुलेशन मतलब मस्कुलिन पार्ट। तो हम क्या करते हैं कि एंथर को काट देते हैं और रिमूव कर देते हैं फ्लावर से, ताकि इसका पोलन ना गिरे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ईमैस्कुलेशन करते हैं। ईमैस्कुलेशन करने के बाद हम बैगिंग कर देते हैं, मतलब उस फ्लावर को हम बंद कर देते हैं एक पॉलिथीन से, एक बैग से, ताकि बाहर से भी कोई पोलन एयर वगैरह के इंसेक्ट के थ्रू वहाँ ना आए। उसके बाद उसको बैगिंग कर दी। उसके बाद फिर हम डिजायर्ड पोलन लेकर आते हैं और बैग को खोलकर उसके ऊपर डस्टिंग कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं डिजायर्ड पोलन को। जैसे ही डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, उसकी बैगिंग कर देते हैं, यानी उसको बंद कर देते हैं और पॉलिनेशन होने देते हैं। फिर पोलन ट्यूब वगैरह जब ग्रो कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो फिर हम बैग को हटा देते हैं। और इस तरीके से हम ये चीज़ें करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वैसे तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, पर जो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें एक तो आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक आता है मेगास्पोरोजेनेसिस और एक ये आता है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ना कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म की, यानी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी खास बात होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी फीमेल पार्ट होता है, इसमें एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। ये मान लीजिए कि माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरे वाला चलाजल एंड है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस पर 3 सेल्स होते हैं, कोने में 2 सिनर्जिड्स होते हैं जिसमें ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद बीचों बीच क्या होता है, एक एग सेल होता है, एग सेल। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे एक सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और फिर दूसरी साइड यहाँ पे चलाजल एंड पे 3 सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ से एंटर करती है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को छोड़ देती है। कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं। सबसे पहले मेल गैमेट सिनर्जिड में एंटर करते हैं और एक मेल गैमेट तो सिनर्जिड के थ्रू एग सेल तक पहुँच जाता है और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल तक पहुँच जाता है। तो क्या होता है इसमें कि एक जो मेल गैमेट है वो तो फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ में, तो इससे बनता है जाइगोट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ में। तो ये जो मेल गैमेट होता है ये फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ में, और हमें पता है कि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो इन 2 न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। इसको पीईसी भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस जिनको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्यूजन हुए या 2 फर्टिलाइजेशन हुए। एक हुआ सिनगैमी जिसमें कि एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुए, और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन जिसमें सेंट्रल सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुए। तो क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सिनगैमी एक बार ट्रिपल फ्यूजन, तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि ये आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं कि अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, ये जो जाइगोट बनता है सिनगैमी से, ये जाइगोट तो बनता है आगे चल के एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर प्लांट बनता है, ठीक है। तो जाइगोट से तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आगे चल के प्लांट बनेगा। बात आती है कि ट्रिपल फ्यूजन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है उसका क्या होगा। ये बना जाइगोट। ये माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ दिखा रखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड ये है,
ये चलाज़लैंड है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जाइगोट बन गया, और जैसे ही जाइगोट बना तो क्या हुआ, सिनर्जिस डीजनरेट होने लग गए, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, एंटीपोडल्स भी डीजनरेट होने लगे, और सेंटर में बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो जाइगोट तो डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चल के प्लांट बनेगा, ठीक है। बट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चल के बनेगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो क्या होता है कि जाइगोट से जब तक एम्ब्रियो बनता है उससे पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बना देता है इससे पहले कि एम्ब्रियो बने, ताकि जब एम्ब्रियो बने तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता रहे। तो सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कैसे एम्ब्रियो बनता है उसको भी दिखा रखा है। तो आप देख सकते हो डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से जो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ये होता है। डाइकॉट प्लांट्स, आई होप कि आपको पता होंगे डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं। जिन प्लांट्स में 2 कॉटलीडन्स होता है, जैसे राजमा होता है, जब राजमा को हम भिगोकर खोलते हैं तो उसमें 2 फेसेस होते हैं, तो ये 2 कॉटलीडन्स हैं, है ना। तो इसको तो क्या बोलते हैं, डाइकॉटलीडन्स, डाइकॉटलीडनस प्लांट्स। एक होता है मोनोकॉट्स, ठीक है, जिनमें एक ही कॉटलीडन होता है, जैसे कि मक्की, जो मक्की का दाना होता है या भुट्टे होते हैं, उसमें हम उसको 2 पार्ट में एज सच डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो मोनोकॉट होता है। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो अब इसमें बताया गया कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो देखो, जैसे पहले जाइगोट होता है, पहले वो 1 सेल होता है, फिर वो 2 सेल बनता है जिसमें नीचे वाला सेल छोटा होता है और बड़े वाला सेल बड़ा होता है। इसके बाद नीचे वाले सेल से तो एम्ब्रियो का मेन वो बनता है, और ऊपर वाले सेल से सस्पेंसर सेल्स बनते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये सस्पेंसर सेल्स हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे वाला जो ये पार्ट है ये तो डेवलप करने लग जाता है, और ऊपर वाले जो सस्पेंसर सेल्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नीचे वाला पार्ट बनता चला जाता है। पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, यानी ये सर्कुलर या गोल जैसा बनता है, उसके बाद फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो बन जाता है डाइकॉट्स का, जिसमें कि कई बार आपको एग्जाम में ये लेबलिंग करने के लिए भी दे सकते हैं इसकी, कई बार मतलब ऐसे पार्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको इसके डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो ऊपर वाला पार्ट इसमें रेडिकल होता है जिससे कि रूट सिस्टम डेवलप होता है। इसके बाद ये जो प्लिम्यूल होता है इससे शूट सिस्टम डेवलप होता है, और कॉटलीडन्स, तो कॉटलीडन्स होते हैं जिनमें कि नरिशमेंट के सब्सटेंसेस रहते हैं, फूड रिजर्व रहता है। जैसे आप जानते हैं कि राजमा जो होता है, राजमे का जो एक बीज है, जो एक राजमा है, अगर हम उसको रख देते हैं पानी में भिगोकर और कुछ टाइम बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो उस मॉइस्चर में ही, उस पानी की वजह से उसमें से अंकुर निकलने लग जाता है, पौधा निकलने लग जाता है ना। तो वो पौधा क्या है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो से पौधा बना वो, है ना, मतलब एम्ब्रियो सीड के अंदर है, उस राजमे के अंदर है, और फिर उससे पौधा बन रहा है। बट जो साइड में जो राजमा जिसको हम खाते हैं, वो जो रिजर्व फूड है वो क्या करता है, तो जो राजमा है, कोई भी बीज होता है, उसके अंदर जो वो रिजर्व फूड होता है उसको यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, मतलब एम्ब्रियो उसको यूज़ करता रहता है। अगर आप किसी राजमे को मिट्टी में दबा देंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे तो आप देखेंगे कि राजमा का जो कंटेंट है ना वो यूज़ होता रहता है, और फिर राजमा को खोल कर वो अपने आप खोल देता है, जो अंदर से पौधा निकलता है वो अपने आप उसको खोल देता है, वो खुल जाता है और वो पौधा बाहर आ जाता है, और वो जो राजमा की कवरिंग होती है वो डीजनरेट हो जाती है अपने आप, है ना। तो ये इसका सिस्टम है। तो कॉटलीडन वो है जहाँ पे रिजर्व फूड होता है, प्लिम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है, और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक जो मोनोकॉट्स हैं उनका भी दिया हुआ है एम्ब्रियो, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है, बेसिकली यहाँ पे ग्रास जो कि एक मोनोकॉट होता है उसका एम्ब्रियो यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल बात होती है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके पास एक ही कॉटलीडन होता है, और स्पेशली ग्रासेस की अगर बात करें तो उस एक कॉटलीडन को हम स्क्यूटलम कहते हैं। तो कई बार ऐसा आ जाता है स्क्यूटलम क्या होता है, या लेबल करने के लिए भी डायग्राम आ जाता है। उसके बाद फिर एक और ख़ास बात होती है मोनोकॉट्स में, कि जैसे जो प्लिम्यूल और रेडिकल रीजन है वो तो होगा ही, जैसे ये रेडिकल रीजन है इससे रूट सिस्टम डेवलप होगा, प्लिम्यूल रीजन है इससे शूट सिस्टम डेवलप होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिकल होता है उसके ऊपर एक रूट सिस्टम के ऊपर एक रूट कैप होती है, वो तो हर जगह होती है, बट यहाँ पे एक और एक्सटर्नल एरिया होता है जिसको कोलियोराइजर कहते हैं, जो कि रूट कैप के भी आगे होता है। इसी तरीके से जो शूट एपेक्स होता है उसके पहले भी एक एरिया होता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये इसकी खास बात है। और स्क्यूटलम जो कि एक कॉटलीडन है वो भी इसकी खास बात है, ठीक है।
तो देखो जैसे अभी मैंने आपको एंडोस्पर्म के बारे में बताया कि एंडोस्पर्म बनता है, तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, और वो न्यूट्रिशन की तरह यूज़ होते हैं फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसमें बताया गया कि कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बहुत सारे डिविजन्स अंडरगो करता है, यानी जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस होता है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, जिससे कि बहुत सारे एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है, और फिर एंडोस्पर्म बन जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, फिर इसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिससे एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं और फिर ये एंडोस्पर्म बन जाता है, और इसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है, एंड ये जो एंडोस्पर्म होता है ये सेलुलर बन जाता है फिर, यानी कि फिर एक सेल में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं जब इसमें सेल वॉल आ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दो टाइप के एंडोस्पर्म है, एक फ्री न्यूक्लियर और एक फिर सेलुलर, ठीक है। तो बस इसमें यही है, अगर हम उसको ना कंज्यूम करें तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है जो एंडोस्पर्म होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। और एम्ब्रियो में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में, यानी कि अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे होता है, बट प्लांट में ओवरऑल क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताई है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, फ्लावर के ज़्यादातर पार्ट डीजनरेट होने लग जाते हैं, सेपल्स हों चाहे पेटल्स हों वो डीजनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, वो भी डीजनरेट हो जाते हैं, बट ओवरी का पार्ट बस रहता है, और ये दोनों चीज़ें डीजनरेट हो जाते हैं, फ्लावर के और जो बाकी पार्ट है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब जैसे ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो ये जो ओवरी होती है ये चेंज हो जाती है इनटू फ्रूट, और जो ये ओव्यूल होता है ये चेंज हो जाता है इनटू सीड। तो ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है, और ओव्यूल जो होता है वो उसकी लेयर हार्डन हो जाती है और वो सीड में बदल जाता है। और जो ओव्यूल के अंदर हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं, पहले सीड के बारे में समझते हैं। तो इसमें कहा गया कि एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर बनते हैं, ये हमें चीज़ पता ही है, क्योंकि जो आपने पिछले साल भी मतलब 11th में भी पढ़ी होगी ये वाली चीज़, अगर आपको याद हो तो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, जिनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी उनमें फ्रूट्स नहीं आते और ना ही फ्लावर्स आते हैं, और बीज ऐसे ही लगते हैं बस पौधे पे। जबकि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो बीज जो होते हैं हमेशा फ्रूट के अंदर होते हैं, कभी भी बाहर नहीं होते पौधे पे। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद सीड्स जो है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं मैच्योर सीड्स, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनस का क्या मतलब होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड्स जो होते हैं उनमें कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रह जाता एज इट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान उनका सारा जो एंडोस्पर्म होता है वो यूज़ हो जाता है, और इसमें कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, इसको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट, ठीक है। फिर आते हैं एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड्स वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाता है, वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। अब जैसे कुछ सीड्स होते हैं, इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी ये टॉपिक, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के एग्जाम में भी आती है 12th में, और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में भी देखी है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं जिनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारी जो पार्ट्स हैं वो डेड हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, बस ओवरी जो है बदल जाती है फ्रूट में, ओव्यूल बदल जाता है सीड में, और उसके अंदर जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बदल जाता है, बस ये चेंज होते हैं, बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट इसमें कहा गया है कि जैसे जो ब्लैक पेपर और बीट होता है ना, उसकी एक स्पेशल बात होती है कि उसमें न्यूसिलस के कुछ पार्ट रहते हैं। तो जो लोग ओव्यूल जानते हैं उनको पता होगा कि जैसे ये कोई ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, और फिर न्यूसिलस के सेल्स ही होते हैं जो आगे चल के एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। तो न्यूसिलस के भी ना सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, बट ब्लैक पेपर और बीट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें न्यूसिलस के कुछ पार्ट्स परसिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं,
और हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो झड़ जाते हैं। तो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है इसमें, और इसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिडुअल यानी बचा हुआ परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है ब्लैक पेपर या बीट जैसे प्लांट में, इनको पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बता रखी है कि जो ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल्स के जो ये इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ना, मतलब ये जो कवरिंग होती है, 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं आउटर और इनर, ये जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, इस ओव्यूल की कवरिंग में क्या होता है, ये ओव्यूल की कवरिंग हार्ड हो जाती है और इससे सीड कोट बनता है, प्रोटेक्टिव सीड कोट बनता है। यानी क्योंकि ओव्यूल से सीड बनेगा तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो हार्डन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बीज की जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है, ताकि अंदर के एम्ब्रियो को हर एक कंडीशन से बचाया जा सके। इसमें छोटा सा एक पोर होता है जिसको सीड कोट कहते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन या पानी का आना जाना रहता है। अभी आगे बात करेंगे। जैसे आप अगर चने को देखते हो, चना आप देखते हो, चने में क्या होता है कि छोटा सा ना छेद होता है इधर, और ये छेद के थ्रू ऑक्सीजन अंदर बाहर जाती है, और इसके अलावा पानी भी अंदर बाहर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि जो हमारा सीड है वो बना हुआ है, सीड बन गया। अब क्या होता है कि सीड एकदम से प्लांट नहीं बनाता, सीड डोरमेंसी में चला जाता है। यानी कि जो एम्ब्रियो है एक्चुअली में सीड के अंदर, वो डोरमेंसी में चला जाता है, वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट करता है, यानी एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तब वो डोरमेंसी से आता है बाहर, डोरमेंसी ब्रेक होती है और वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओव्यूल तो सीड में बदल जाता है, बट ओवरी भी तो फ्रूट में बदलती है ना। तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं कि जैसे ओव्यूल सीड में बदल जाएगा तो फ्रूट में बदलेगी ओवरी। तो क्या होता है, ओवरी की जो कवरिंग होती है वो बदल जाती है इनटू पेरिकार्प, इसको हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं। तो फ्रूट की जो बाहर की वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, तो ये पेरिकार्प में बदल जाती है। ठीक है, अब ये जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, कुछ फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। फ्लैशी फ्रूट जैसे गुआवा होता है, ऑरेंज, मैंगो, ये तो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स ड्राई भी होते हैं जिनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, आमंड, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब जो ये फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि एकदम से फट जाते हैं और जो सीड हैं वो दूर तक फिकते हैं। आपने डिस्कवरी में भी शायद देखा हो ये कि ये फ्रूट अचानक से फट जाते हैं और फिर इनके सीड्स हवा में फैल जाते हैं सब जगह, तो फ्रूट ऐसा भी करते हैं। इसके बाद एक और टर्म आती है फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट जो होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जिन प्लांट्स में या जो फ्रूट्स सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं उनको तो हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स बस ओवरी से डेवलप होंगे उनको बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। अब ऐसे भी कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी के अलावा भी और चीज़ों से बनते हैं, यानी ओवरी के साथ साथ और पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थैलेमस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। थैलेमस का मतलब जैसे कोई भी फूल होता है, जैसे ये कोई भी फूल है, इसकी ये ओवरी है, तो और ये पत्तियां निकल रही हैं, तो जिस बेस के ऊपर ये फूल चलता है, यानी जो बेस होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो कुछ फ्रूट्स में क्या होता है कि ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है इन फ्रूट फॉर्मेशन। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू यानी कि काजू, ये फॉल्स फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये वाली चीज़ को कि कौन कौन से क्या हैं, फॉल्स फ्रूट हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ सीड दिखा रखे हैं, डाइकॉट सीड, 2 कॉटिलेडन्स दिखा रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, हाइपोकोटल, ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं। ये आप डायग्राम देखोगे, ये भी अच्छा डायग्राम है। ये मेज का आपको दिखा रखा है, एम्ब्रियो का डायग्राम, कैसे कोलियोराइजा है, फिर रेडिकल है, फिर प्लीम्यूल है, उसके ऊपर कोलियोप्टाइल है, स्क्यूटलम यानी कि जो इकलौता उसका वो होता है कॉटिलेडन वो है, ये ऊपर एंडोस्पर्म है जो फूड रिजर्व है, उसके बाद ये ऊपर की कवरिंग है जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिखा रखा है ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ पार्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे कुछ सीड्स दिखा रखे हैं। इसके बाद बी में फॉल्स फ्रूट देख सकते हो, स्ट्रॉबेरी का और यहाँ पे इसका एप्पल का। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये वाला पार्ट थैलेमस ने कंट्रीब्यूट किया है, ये सीड है, ये एंडोकार्प है, मीजोकार्प है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। इसके बाद एक और फ्रूट आता है जिनका नाम होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। सो फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ऐसे ही फ्रूट बन गया, इसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना इसका एक एग्जाम्पल होता है।
ठीक है। पार्थिनोकार्पिका वैसे भी इसको इंड्यूस भी किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह लगा देते हैं इंजेक्शन, तो उससे पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल इसका बनाना है, पार्थिनोकार्पिक फूड है और सीड नहीं होता है इसमें, सीडलेस होते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें बता रखा है कि सीड्स से क्या फ़ायदा होता है। सीड से ये फ़ायदा होता है कि सीड्स क्या होता है कि अगले जनरेशन को बढ़ाता है, तो और एम्ब्रियो को बचा के रखता है, तो ये फ़ायदा होता है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है एपोमिक्सिस, एक है पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस तो वो समझते हैं, सीधी सी बात है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज अगर बन जाए तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, है ना। अब देखो इसमें कहा गया है कि एपोमिक्सिस जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हुआ गैमेट का, ऐसे ही बस इसमें सीड बन गया और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिंग करता है, यानी मिमिक करता है उसको। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना। अगर किसी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होंगे तो उसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। तो किसी किसी स्पीशीज में, जैसे कि भाई संतरा हो गया, आम हो गया, इसमें क्या होता है कि पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं, मतलब एक बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये 2 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।